और चिरकुटाओ सो के उठ चुके? चलो अब उठ चुके हो तो चलो कुछ स्टडी कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग ने पढ़ा लास्ट लेक्चर में और वहां पे हम लोग ने देखा कि एक्सपेंशन कैसे होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यूज कैसे निकाली जाती है एक्सपेंशन के थ्रू। वैसे तो कई तरीके से निकाली जाती है, आगे मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन एक्सपेंशन के थ्रू इसकी वैल्यूज कैसे निकाली जाती है। एक्सपेंशन के थ्रू क्या करते थे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करते थे और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर देते थे। कैसे करते थे, ऊपर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड कर देते थे, हमारी वैल्यूज आ जाती थी। अब हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट में हमको दो वैल्यूज और देख लेनी है। उन दो वैल्यू, वैसे आप लोग ने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया होगा, कोई डाउट था उसको क्लियर कर लीजिएगा। वैसे काफी बच्चों ने क्लियर किया था, अगर किसी और को भी डाउट्स होंगे तो पर्सनली आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं इजिली, ठीक है। इसीलिए आपको एक दिन का गैप दिया जा रहा है कि आप डाउट्स क्लियर करिए, पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, कहीं से भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। हाँ, बट जितना पढ़ाया गया उससे क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। आप अदर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आप डिटरमिनेंट के बारे में जानते हैं तो आप अदर भी एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आईआईटी जेईई एडवांस तक का, मेंस तक का, एडवांस तक का आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको थोड़ी बहुत नॉलेज की होनी चाहिए, तब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। क्लियर है। वैसे मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा यहाँ पे भी, बोर्ड्स पे भी, कैसे कंपटीशन के क्वेश्चन। क्यों डिस्कशन करूंगा उसका कुछ रीजन है। कुछ बच्चों ने बोला सर अभी तो बेसिक स्टार्ट किए हैं, तो भाई स्टार्ट करूंगा तो बेसिक ही पढ़ाऊंगा ना, एडवांस तो पढ़ाने नहीं लगूंगा। आप किसी चीज के बारे में एबीसीडी नहीं याद रहे हैं तो एडवांस थोड़ी नहीं पढ़ा दूंगा उस चीज का, ठीक। तो आप पर्सनली उस चीज के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे आज से क्वेश्चन डिस्कशन होगा, कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क भी दूंगा और जरा पता लगा के आइएगा कहाँ से सॉल्व होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो डिटरमिनेंट में हम लोग आज पढ़ेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, कुछ बच्चों को क्या होता है, कुछ रीजन होता है उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। दिक्कतें क्या आने लगती हैं कि वो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को लगभग एक समझ लेने लगते हैं, लेकिन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट क्या होते हैं, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, दोनों के प्रोसेस कुछ एक आध प्रोसेस कुछ एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर डिफरेंस नहीं होता तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को हम लोग एक ही चैप्टर नहीं मान के पढ़ लेते। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को पहले डिटरमिनेंट के डिटरमिनेंट के बारे में अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद मैट्रिक्स पे आना है, ठीक है। क्या दोनों में अंतर होगा, जब मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ठीक है। तो वो अंतर जो समझ गया उसके लिए डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों लगभग क्या हो गए, समान हो गए, आसान हो गए। लेकिन अंतर जो नहीं समझ पाया वो हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज रहेगा, सर डिटरमिनेंट के बारे में सोचे या मैट्रिक्स के बारे में सोचे। तो चिरकुटा ही नहीं होना चाहिए, जैसे पढ़ा रहा हो एकदम वैसे ही पढ़ना, ठीक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं किसकी, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। किसकी बात करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, माइनर्स कैसे निकालेंगे। तो माइनर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक हम लोग को डिटरमिनेंट यूज करते हैं। मान लेते हैं कोई डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट बराबर क्या, मान लेते हैं कि माइनर्स के बारे में बात करना है तो 2 क्रॉस 2 का देख लेते हैं कि इसमें हम लोग के बारे में अगर दिखा है, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है, चलिए 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। 2 क्रॉस 2 का तो आप आराम से निकालेंगे, 3 क्रॉस 3 का देखते हैं। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, कोई वैल्यू सपोज कर लीजिए, ऐसा कोई नहीं है कि यही वैल्यू सपोज कर रहा है, कोई वैल्यू सपोज कर लीजिए। मैं बस एक तरीका आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर केवल ऐसे नहीं बोलेगा माइनर निकलिए, आपसे बोलेगा माइनर M11, ठीक, बोलेगा माइनर M12, ठीक है। अगर 3 क्रॉस 3 का है, क्या है, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है तो, ठीक। अगर बोला आपसे माइनर 1, 3, ठीक, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, फिर आपसे बोल दिया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक, फिर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। कोई दिक्कत, आपसे पूछ रहा है कि इन सबको माइनर निकालिए। यार क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल माइनर निकालिए, या पूछ सकता है कोई स्पेसिफिक दे सकता है कि M11 निकालिए या M21 निकालिए, ठीक, ऐसे दे सकता है। तो मैं सब बता दे रहा हूं ताकि आपको क्या हो, आसानी रहे। तो अगर मुझे M11 निकालना है, पहला रो पहला कॉलम, देखिए पहला रो और पहला कॉलम क्या करेंगे,
इसको हटा देंगे, इसको देखेंगे और इसको हटा देंगे। तो पहला रो दिख गया, एक्सपेंशन थोड़ी बात दूसरी थी और ये क्या है, माइनर थोड़ी बात दूसरी है, याद रखिएगा। पहला रो पहला कॉलम छोड़िए, बचा क्या 6 7 9 10। अच्छा, जब हम लोग एक्सपेंशन करते थे तो पहले रो में क्या देखते थे, 2 वाले को देखते थे, ऐसे छोड़ते थे और 2 के साथ ब्रैकेट में इसको लिखते थे, फिर 3 वाले को देखते थे, इसको छोड़ते थे और इन चारों को ब्रैकेट में लिखते थे। लेकिन माइनर क्या है, अगर आपसे बोला M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम बोला है तो बचे क्या आपके 6 7 9 10, तो केवल इतना लिख देंगे आप 6 7 9 10। इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी, फिर से लिख दूंगा 6 7 9 10। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको माइनर निकल गया 6 10 जा 60 और 7 9 जा 63 माइनस का, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस सकता है, जगह माइनस का 3। अब कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या होगा। ठीक, M12 पहला रो है नहीं चिरकुट, पहला रो और कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचा 5 7 8 10, क्या बचा 5 7 8 10। ठीक, कैलकुलेशन कर लेंगे आप। फिर M13 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, M13 निकालते हैं, तो M13 में क्या हो जाएगा, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 5 6 8 9, क्या हो जाएगा 5 6 8 9। बस प्रोसेस समझिए, ऐसा तो निकाल ही सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपसे बोला दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए दूसरा रो पहला कॉलम क्या बचा 3 4 9 10, क्या बचा 3 4 9 10। ठीक, देखिए हमारे कोर्स में जो है वो 2x2 और 3x3 के ही ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 3x3 के ही होंगे। अब 4x4 का डिटरमिनेंट कब आएगा, बेसिकली कभी बोर्ड्स में नहीं पूछा है 4x4 का डिटरमिनेंट, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 4x4 का डिटरमिनेंट बताऊंगा, ताकि अगर आप कहीं भी कंडीशन में बैठ रहे हैं तो आप उससे फैमिलियर रहे। ये ना हो कि सर 4x4 का क्या होता है, वही जरा सा ही हो गया बेहोश। ठीक, नहीं बेहोश नहीं होना है, हम लोग को क्या करना है 4x4 का डिटरमिनेंट भी हम लोग को आना चाहिए, तो मैं सिखाऊंगा उसको भी। अभी हम लोग बेसिक चीजें सीखते हैं। तो M21 M22 दूसरा रो, ये क्या है दूसरा रो। अच्छा, हम लोग बात की थे दूसरा रो पहला कॉलम की, तो क्या आया था 3 4 9 10, तो दूसरा रो आपका हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम दे दिया 2 4 8 10, फिर 2 4 8 10, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3 8 9, क्या बचा 2 3 8 9। कोई दिक्कत, सही है ना, सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, बता दीजिएगा अगर सॉल्व नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हमारे क्या पास बचा, इतना आपके पास हो गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। अब हम लोग को क्या निकालना है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तो यहाँ कोपचे में कहीं लिख देते हैं, कोई दिक्कत, कोपचे में निकालने से कोई तकलीफ तो होगी नहीं आप लोग को कोपचे से। तीसरा रो पहला कॉलम, तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो कहाँ गया ये, ठीक, और पहला कॉलम कहाँ गया यहाँ है, तो तीसरा रो पहला कॉलम क्या बचा 3 4 6 7, 3 4 6 7, फिर तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 4 5 7, सही है ना, 2 4 5 7, फिर क्या बचा M33, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम 2 3 5 6, 2 3 5 6। कोई डाउट है नहीं, तो यहां तक हम लोग की कहानी क्लियर हो गई कि सर ये होते हैं, अभी कोई फैक्टर नहीं है, ये सारे क्या होते हैं माइनर्स होते हैं। क्या होते हैं माइनर्स, यानी अगर हम लोग एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो उसके क्या करेंगे M11 लिखेंगे। M11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, फिर 1 2 निकालेंगे, फिर 1 3 निकालेंगे। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी साइन से मल्टीप्लाई नहीं, माइनर्स में किसी भी साइन से, जैसे एक्सपेंशन में बताया था वैसे मल्टीप्लाई नहीं होगा किसी भी साइन से। ठीक, और अगर हम लोग जैसे पहले रो पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है 2, तो वो एलिमेंट भी इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसा कि हम लोग ने एक्सपेंशन में किया था। माइनर का मतलब कैसा, बस आपको पोजीशन तय करनी है कि पहला रो छूट गया, पहला कॉलम छूट गया तो क्या क्या बचे, दूसरा रो छूट गया, दूसरा कॉलम छूट गया तो क्या क्या बचे, दैट इज माइनर्स। नाम से ही पता चल रहा है माइनर मतलब कोई छोटा पार्ट, माइनर मतलब कोई छोटा पार्ट, तो ये आपका क्या हो गया माइनर। इसको नोट करिए। तो हम लोग आते हैं किस पे, कोफैक्टर्स पे। किस पे आते हैं, कोफैक्टर्स पे। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूंगा, इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिएगा। ट्राई
तो चलिए गाइस देखते हैं, माइनस क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं कोफैक्टर्स। क्या देखते हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। ये भी आसान है, बहुत इजी है, बस एक बार दिमाग से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैथ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एकदम बेसिक के थ्रू धीरे धीरे एक एक चीज को पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, तो मैथ से अच्छा कोई सब्जेक्ट भी नहीं लगेगा आपको कभी लाइफ टाइम। आप लगाते रह जाएंगे मैथ्स, आपका समय बीत जाएगा, ठीक, लेकिन आपको फिर भी लगाने का मन होगा अगर मैथ्स समझ में आ जाता है तो। मैक्सिमम लोग बोलेंगे अरे सर से लुटाई कर रहे हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, रियलिटी है। आपको जो चैप्टर्स आते हैं, आज जब उसका क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, सारे क्वेश्चन लग रहे हैं, एक आध क्वेश्चन नहीं लगता है तो आपको थोड़ी दिक्कत होती है। उसके पीछे आप जूझते हैं उसको और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के समय क्या है, हम लोग के समय नेट वगैरह बहुत कम यूज करते थे या मोबाइल गार्जियन इतना ज्यादा अलाउड नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन को खुद से लगाते थे, चाहे जिस भी लेवल का क्वेश्चन होता था। जब हम लोग के पास टीचर आते थे तभी हम लोग को उस क्वेश्चन का डाउट पूछ पाते थे। अदरवाइज हम लोग को क्या था कि अपने से लगाना है क्वेश्चन। एक सर ने एक्सरसाइज एक क्वेश्चन बता दिया, दो क्वेश्चन बता दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, तो अब पूरा एक्सरसाइज लगाना है। तो खुद से हम लोग दिन भर पढ़े रहते थे, चलो इसको एक्सरसाइज को लगाना है। आप लोगों के साथ क्या, एक क्वेश्चन नहीं आया, फोटो खींचे, टीप दिए, बस हो गया, कहानी खत्म। अब ऐसे आप सोचो कि आपका बेस बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम की बचत होती है, लेकिन टाइम की वजह से नाते आपका कॉन्सेप्ट कभी नहीं क्लियर होगा। तो क्वेश्चन के पीछे जूझिए, 1 से 2 नहीं, 4 बार 10 बार, 2 से 3 बार किसी क्वेश्चन को लगाइए। अगर 2 से 3 बार आप किसी क्वेश्चन को लगा रहे हैं तो जो आप गलती लगाइए, भले ना लगे, लेकिन उस गलती से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो इसी वजह से बोल रहा हूं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसको ऑब्जर्व करिए। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत पेन चलाना स्टार्ट। अबे पेन कैसे चला दिए तुम, जब तक तुम्हारे दिमाग में दूसरा तीसरा स्टेप आया ही नहीं कि इसको कैसे, कहां से उठा के कहां ले जाना है, तो पॉसिबल है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आज मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, 11 से रिलेटेड भी रहेगा और आईआईटी में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। कोफैक्टर्स, अब हम लोग कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर को हम लोग बेसिकली C11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बुक में कई तरह से दिया हुआ है, बस आपको ये मालूम चाहिए वो कोफैक्टर्स है। यानी कि अगर हम फिर से कोई एग्जांपल ले लें, आप अपने मन से कोई डिटरमिनेंट मान लीजिए, उसको लिख दीजिए, क्या लिख दें, एक आसान सा कुछ भी, 3, 4, 9, 8, 12, 7 और 1, 2, 5, ठीक है, ले लिया, एक डिटरमिनेंट ले लिया। मुझे इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे पहले एलिमेंट C11 यानी C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर। तो ध्यान रखिएगा हमेशा, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी, -1 लगाएंगे, उसका पावर क्या लिखेंगे, 1+1। क्या लिखेंगे, 1+1। ये -1 हमेशा रहेगा, और जो यहाँ पे एलिमेंट रहेंगे वो आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे C11 है तो 1+1, C12 होगा तो 1+2, C13 होगा तो 1+3, C14 होगा तो 1+4। तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, -1 के पावर में हमेशा रहेंगे। अब क्या हो जाएगा इसके आगे, देखिए पहला रो पहला कॉलम छूट गया, बचा क्या, वही माइनस की कहानी, वही क्या हो गई, माइनस की कहानी, वही क्या हो गई, माइनस की कहानी। तो कोफैक्टर मिलता कैसे है, कोफैक्टर मिलता है माइनर, देखिए ये माइनर है, इनटू में क्या है, -1 का पावर क्या है यहाँ पे, जो बेस में इसके एलिमेंट है, बेस में क्या है, इसके एलिमेंट है। यानी हम लोग ये भी कह सकते हैं ना कि अगर C12 हुआ तो -1 का पावर क्या हो जाएगा, 1+2, और क्या हो जाएगा, देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बचा, 8, 7, 1, 5 हुआ ना। अब मैं सारे नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं कोई रैंडम में उठा लेता हूँ, C13 का मतलब -1 का पावर 3+1, C13, तो 1, 3 है ना, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। तो हम लोग बात कर रहे हैं C31, 13 की बात नहीं किया, 31 की बात किया, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम की बात किया, तो बचा क्या, 4, 9, 12, 7, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, क्या बचा, 4, 9, 12, 7। कोई दिक्कत, तीसरा रो पहले कॉलम में 4, 9, 12, 7 बच गया, कोई दिक्कत, कोई शक नहीं। अच्छा ये बताइए, इसको तो सॉल्व करने आपको आता ही है, और इसमें बस क्या करेंगे, इस पावर के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लेते हैं एक बार, बचपन में गलतियां होती रहती हैं, तो पावर नहीं आता है, चलो पावर देख लेते हैं। मुझे पता है तुम लोग की चिटपटाई क्या आता है, -1 का पावर 1+1,
कितना हुआ -1 का पावर 2, -1 का पावर 2 मतलब इवन नंबर, और माइनस का पावर अगर इवन नंबर रहेगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी बचेगा यहाँ पे क्या 12, 7, 2, 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो एज इट इज जैसे माइनस सॉल्व किए थे 12 5 जा 60, 7 2 जा 14, मुझे माइनस नहीं करूंगा, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए माइनस का पावर कितना है 1 + 2 3, इवन की ऑड, माइनस का पावर ऑड, कौन सा नंबर हुआ, माइनस का पावर ऑड क्या हुआ, माइनस हुआ, तो एज इट इज माइनस आगे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 7 1 जा 7, ठीक, जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको माइनस क्लियर है और कोफैक्टर क्लियर है, कोई दिक्कत। तो अगर मान लीजिए मैथमेटिकली हम लोग को कोफैक्टर्स का कोई फॉर्मूला बनाना हो, कोफैक्टर का कोई क्या बनाना हो, फॉर्मूला बनाना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए CIJ, क्या लिखूंगा CIJ, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम, I का मतलब रो, जो पहले लिखा होता है वो क्या होता है, I का मतलब क्या हो गया, I का मतलब रो, J का मतलब क्या हो गया कॉलम, तो CIJ मतलब IJ रो और कॉलम का हम लोग क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। तो इसको अगर हम लोग जनरल फॉर्मूले में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -1 का पावर, देखिए -1 का पावर हो रहा था और वहां पे क्या लिख रहे थे 1 + 1 लिख रहे थे, यहाँ 1 2 आ रहा था तो 1 + 2 लिख रहे थे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे I + J लिख सकते हैं ना। मान लो I यहाँ पे दूसरे रो पहले कॉलम की बात की तो 2 + 1 हो गया, कोई दिक्कत। और यहाँ डिटरमिनेंट के अंदर कुछ मत लिखिए और इसको क्या लिख दीजिए MIJ, क्या लिख दिए MIJ, यानी ये क्या हो गया माइनर हो गया, क्या हो गया माइनर हो गया। क्यों, अगर मुझसे पूछता है, देखिए कोई वैल्यू रखे C, कोई जो वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं वो रखते हैं, क्या निकालते हैं C32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2, तो अगर यहाँ रखते हैं -1 का पावर 3 + 2 और M32, क्योंकि I J क्या है 32, तो देखिए 32 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। M32 क्या होता है, M32 का माइनस निकालने आता है और -1 का पावर जो भी रहे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा 32 का क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन गया, कोई पूछेगा तो आप बताइएगा ये हर जगह लागू होगा, ये हमारे लिए बेसिक फॉर्मूला हो गया और इसको हम लोग हर तरह के कोफैक्टर पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वैसे बेसिकली आपको बस इतना याद रखना होता है, ये अगर नहीं भी याद होता है तो आप केवल इतना याद रखिए कि C11 है तो -1 का पावर जो यहाँ पे एलिमेंट है वो ऐड हो जाएंगे और ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनर क्लियर हो गया, कोफैक्टर क्लियर हो गया। अब बताता हूँ कुछ रूल, कुछ 1-2 रूल बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को क्या करूंगा, हम आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन आज लगाया जाएगा ताकि आप एकदम गच्छ हो जाए। लिखिए, तो चलिए गाइस आगे स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, माइनर और कोफैक्टर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ रूल्स देखते हैं और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठाए रखिएगा। कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे और जो क्या होंगे डिटरमिनेंट में भी वही होंगे, जो मैट्रिसेस में भी होंगे। तो मैं बताऊंगा, जब मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन से रूल कॉमन है, कौन से रूल अलग हैं, ठीक। लेकिन अभी आपको रूल्स याद रखने हैं, दिमाग में बैठा रखने हैं, बहुत इजी रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते ही पहचान सकते हैं आप। बस नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने की आपको दे दी है, ठीक। तो इफ 1 रो और 1 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, देखिए बार बार डिटरमिनेंट नहीं लिखूंगा, उसका साइन बना दे रहा हूं। तो इफ 1 रो और 1 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। कहने का मतलब है, आश्रय है, क्या आश्रय है देखा जाए, कह रहा है कि सपोज दैट कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ले लिए XYZ STU, ठीक है। और कह रहा है कि अगर इसमें कोई भी एक रो 0 हो जाए, मान लेते हैं हम लोग पहला रो 0 हो गया, पहला रो क्या हो गया 0 हो गया, ये तीनों एलिमेंट रो पहला का है ना 1 रो, कोई एक रो अगर पूरी तरह से 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू आप देखते ही, बिना सॉल्व किए देखते ही आप उसको क्या लिख देंगे, उसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया, कुछ ट्रिक्स में आ गए, कुछ स्पेशल रूल्स में आ गए कि अगर आप कोई डिटरमिनेंट देख रहे हैं तो अगर आप उसके पहले रो या दूसरे रो, देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ XYZ हो गया, जैसे पूरा बता दे रहा हूँ क्योंकि चिरकुटाई तुम लोग करते रहते हो, दिमाग तुम लोग का कम लगता है। तो पहला रो 0 हो गया, दूसरा रो भी तो 0 हो सकता है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी 0। एक कंडीशन और आ सकती है, सर इधर आ रहा है, इधर वाला बोर्ड, ठीक। तो एक रो और देख सकते हैं,
एक्स वाई जेड देख सकते हैं और मान लिया एस टी यू कर देते हैं। अगर ये भी 0 हो गया तो इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का एक रो पूरी तरह से क्या है, 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर दूसरा रो 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और तीसरा रो 0 है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा, कहीं से भी एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि आप एक्सपेंड करिए 0 वाले से, तो ये देखिए ये 0 पहले ही आ जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग ये वाली वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी, 0। फिर यहाँ पे क्या आता, माइनस आता, कुछ भी आए, लेकिन पहले तो 0 आ रहा है ना, फिर क्या आएगा, फिर 0। तो हर बार 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा। फिर इसमें अगर R2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इसमें R3 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो इसमें पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि अगर किसी एक रो में 0 आता है, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, अगर वो तीनों 0 हैं, यानी R1 0 है अलग से, R2 0 अलग से, R3 0 अलग से, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दिमाग में बैठा लो कि क्या बैठा लो कि अगर 1 रो 0 है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर 1 कॉलम भी, एक पूरा कॉलम भी 0 है तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान देना कि अगर मैं बोल दिया यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे एस टी यू है, ऐसा नहीं है एक्स वाई जेड ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे पहला कॉलम, ये पहला कॉलम क्या है, पूरा 0 है, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। अगर दूसरा कॉलम भी 0 हो जाए, यहाँ पे एक्स वाई जेड हो जाए, यहाँ पे एस टी यू हो जाए, और ये पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो C2 भी 0 हो जाए, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर C3 भी 0 हो जाए तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब ऐसा कुछ दिखाई दे किसी क्वेश्चन के बीच में ही दिखाई देगा ये, और हम लोग जो क्वेश्चन पे ऑपरेशन लगाएंगे, आगे की बात करेंगे, तो हम लोग जानबूझ के 0 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अगर 0 बनाने में आसानी हो गई, 0 तक पहुंच गए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। हम लोग तुरंत क्या कर देंगे, उसका आंसर लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर किसी कॉलम या किसी रो का एक, मतलब कोई एक कॉलम या कोई पूरा एक रो 0 है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको नोट करिए, फिर दूसरे रूल पे आता हूं, जल्दी से नोट करिए। हाँ तो गाइस हम लोग लिख चुके, क्या लिख चुके, क्या लिखे भाई, याद है, हम लोग लिखे थे कि इफ 1 रो और 1 column of a determinant is 0 then the value of the determinant is 0। याद रखिएगा, देखते ही तुरंत, कुछ सोचना नहीं है, तुरंत 0 लिख के आंसर खत्म। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी नहीं, दूसरा रूल, प्रॉपर्टी तो बारे में अभी हम लोग पढ़ा जाएगा। इफ 2 rows or 2 column of a determinant is equal then value of the determinant is 0 or equal then यहाँ कर गया, then the value of the डिटरमिनेंट इज 0। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का मतलब ये है कि इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इक्वल, अगर किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी ये भी चीज आगे कहीं दिख गया, 2 रो क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लिख देंगे। 2 कॉलम इक्वल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़े, कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, दिखाऊंगा कि दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर की जाएगी, और डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या लिख देंगे, हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 रो दिखाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लेते हैं कि लिखा है 1 1 1 2 2 2 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, 3 4 5 लिखा है। तो देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं, कुछ भी इक्वल नहीं है, तो यानी हम लोग को लिखना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 1 1 हो गया, तो क्या ये C1 और C2 बराबर है, C1 और C2 सेम है, तो अगर C1 और C2 सेम है तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सपोज कर लेते हैं रो से, मान लेते हैं यहाँ 3 4 5 है, यहाँ पे 8 10 18 है, यहाँ पे 8 10 18 है, तो ये होता है क्या, दोनों रो जो है R2 और R3 सेम है, तो इस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हाँ, अब आप पूछेंगे कैसे होगी, तो एक काम करिएगा, जो कल मैंने एक्सपेंशन बताया था, एक्सपेंशन के थ्रू इसको ब्रेक कर लीजिएगा। ठीक, आपके मतलब जानने के लिए, आपको प्रूफ चाहिए अगर कि सर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो आप बस एक नॉर्मल चीज करिएगा, कल जो आपको एक्सपेंशन पढ़ाया गया था उस पर जाके इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, याद रखिएगा, कभी भी
अलग वैल्यू नहीं आएगी अगर रो क्या है सेम है और अगर क्या कॉलम क्या है सेम है। दो रो सेम है, दो कॉलम सेम है तो क्या होगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी, याद रखिएगा। हाँ, एक चीज नोट लिख लीजिए, फॉर इजियर कैलकुलेशन, बोल रहा हूं लिखिएगा, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी हैव टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट। हम लोग डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करेंगे, वैसे एक्सपेंड करेंगे विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है हम लोग ये हर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि जिस रो या जिस कॉलम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है हम लोग क्या करेंगे, उस डिटरमिनेंट को वहीं से ब्रेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स और गामा और अल्फा बीटा थीटा कुछ भी लिखा है, टी लिखा है और यह लिखा है 0 0 u। ठीक है, तो अब ये मत सोचिएगा कि हमेशा हम लोग R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, हमेशा C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, नहीं। हमको जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे वैसे वैसे हमको अपने कैलकुलेशन को इजी बनाना है, क्योंकि डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस इसीलिए पढ़ाया जाता है कि बहुत बड़े कैलकुलेशन को जब छोटे फॉर्म में हम लोग को ब्रेक करना होता है तो किसकी सहायता लेनी पड़ती है, किसकी, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस की। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कुछ लेक्चर्स के बाद, 2 या 4 लेक्चर के बाद ये भी दिखाऊंगा कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का भी यूज होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते आए यूज कर लिए, स्ट्रेट लाइन को लेते आए यूज करिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को लेते आए यूज कर लिए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल को लाके यूज कर लिए। मतलब जितने भी हायर ऑर्डर कैलकुलेशन होते हैं, बड़े से बड़े कैलकुलेशन होते हैं, इसमें इंटीग्रेशन का भी यूज होता है। इंटीग्रेशन भी दे देगा तब भी लगाना पड़ेगा, ये कंप्लीशन का पार्ट है, बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन का भी यूज होता है, डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है। ठीक है, देखिए कंप्लीशन की थोड़ी थोड़ी बात इसमें बताता रहूंगा, लेकिन बोर्ड पे ज्यादा फोकस करूंगा। कंप्लीशन के लिए आप ये बोल लीजिएगा, हमको एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर हम लोग को एक कॉम्पिटिटिव क्लास भी चाहिए, तो मैं उसका भी अरेंजमेंट करवाऊंगा टीचर्स से बात करके। ठीक, तो पहले इसको देखते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं, सेम एलिमेंट हो जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। और किसी भी डिटरमिनेंट में इजियर कैलकुलेशन के लिए हम लोग देखेंगे कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है वहां से एक्सपेंड करेंगे। अच्छा, ये देखिए ये हो गया C1, ये C2, ये C3, ये R1, ये R2, ये R3। अब आप अपने दिमाग से बताइए R1, R2, R3 या C1, C2, C3 में किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है? आप बोलेंगे सर R3 के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। तो आप एक्सपेंशन कहां से करेंगे? R3 के अकॉर्डिंग करेंगे। पहले यहां से लेंगे, इसको मानेंगे और सॉल्व करेंगे। मतलब R3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। कोई दिक्कत? अगर यही चीज ऐसे लिखी होती 0 0 8 9 10 11 12 13 14, तो देखिए अब किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो C1 के पास है। किसके पास? C1 के पास। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग C1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। यानी दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए कि हम लोग किसी भी डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन तब करेंगे जब उसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होगा, अदरवाइज हम लोग उसका एक्सपेंशन नॉर्मल करेंगे। कोई दिक्कत? अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आज के लगाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ाते हैं।